था क्या, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हो गया रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में हम लोग क्या देखे थे, पदार्थ में देखे थे हम लोग क्या, जैसे रसायन शास्त्र को अगर यदि पढ़ेंगे तो कितना भाग में, 2 भाग में, तीन भाग में, एक भौतिक रसायन, एक कार्बनिक रसायन, दूसरा अकार्बनिक। भौतिक रसायन को बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, और कार्बनिक रसायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अकार्बनिक केमिस्ट्री को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें भौतिक वाला हो गया क्या, वस्तु का आकार, गुण, संरचना आदि के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको भौतिक की केमिस्ट्री बोलेंगे, भौतिक रसायन। उसके बाद कार्बनिक रसायन में हो गया क्या, कार्बन और उसके साथ का जो सहयोगी यौगिक होगा उसी को कार्बनिक रसायन में। और अकार्बनिक में मतलब कार्बन को छोड़कर जितना भी तत्व और उसके यौगिक के बारे में, उसका संरचना के बारे में, उसका गुणधर्म के बारे में देखेंगे तो उसका हो गया अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक रसायन। जैसे देखो इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक तथा गैर हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रो और कार्बन को छोड़ के कार्बन नहीं रहेगा तो इसमें हो गया तथा यौगिक तथा निर्जीव पदार्थ का अध्ययन करेंगे। ठीक है, उदाहरण धातु, खनिज, सेल, रेडियो एक्टिव तत्व, ये सब का हो गया। और जैसे इसमें भौतिक रसायन का उदाहरण देखेंगे तो क्या, प्रकाश के रासायनिक प्रभाव आदि का अध्ययन। और इसमें कार्बनिक में देखेंगे तो ईंधन, प्लास्टिक, खाद्य पदार्थ, प्रकाश, जितना भी पेड़ पौधा है सब में कार्बन का मात्रा रहता है, ये सब आ जाएगा कार्बनिक रसायन में। अब पदार्थ है, पहला चैप्टर का नाम यही है पदार्थ, सब्सटेंस और मैटर। पदार्थ को बांटा गया है, एक भौतिक वर्गीकरण, एक होता है रासायनिक। भौतिक वर्गीकरण 3 में मुख्य रूप से 3 होता है, ठोस, द्रव, गैस, और फिर बाद में और 2 अवस्था पता चला, कौन कौन, तो प्लाज्मा हो गया चौथा, दूसरा हो गया बोस-आइंस्टीन कंडीशन। फिर जब रसायन में जाएंगे तो शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, शुद्ध और मिश्रण। तो शुद्ध पदार्थ को जो है 2 भाग में, तत्व और यौगिक। तत्व फिर 3 भाग में, धातु, अधातु, उपधातु। और यौगिक में हो जाएगा 2, कार्बनिक और अकार्बनिक। और मिश्रण में हो जाएगा फिर समांग और विषमांग, ये सब पढ़े हुए थे। तो भौतिक अवस्था में अगर देखेंगे तो ठोस, द्रव, गैस। जो ठोस अवस्था में क्या होगा, आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा, और अंतराण्विक बल सबसे ज़्यादा रहेगा और अंतराण्विक स्थान सबसे कम रहेगा, आकार और आयतन निश्चित। यही ठोस का हो गया। ठोस में जैसे कोयला हो गया, पत्थर हो गया, टेबल, कुर्सी, बेंच, ये सब चीज़ ठोस हो गया। और फिर द्रव में देखेंगे कि इसका आयतन क्या होता है, निश्चित, आकार चेंज होते रहा, जिस पात्र में रखेंगे आकार उसी पात्र का हो जाएगा, तो आकार क्या हो गया, अनिश्चित, और आयतन निश्चित। गैस में जब जाएंगे तो आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित होता है, आकार भी अनिश्चित। जैसे इसमें सबसे क्या होता है, अंतराण्विक जो बल होगा सबसे कमज़ोर होगा, और अंतराण्विक स्थान क्या होगा, सबसे अधिक रहेगा। और द्रव वाला बीच में, अंतराण्विक स्थान भी बीच में, यानी ठोस से अधिक और गैस से कम। अगर यदि स्थान भी बोलेंगे तो अंतराण्विक स्थान ठोस से अधिक हो जाएगा और गैस से कम हो जाएगा, यानी बीच में रहेगा। उसी में ठोस द्रव का कुछ गुण के आधार पे, जैसे गतिज ऊर्जा सबसे कम होगा किसमें, गतिज ऊर्जा गैस, काहे कि कण जितना दूर दूर रहेगा तो गतिज ऊर्जा जो गति करेगा तो गैस ज़्यादा, तो गैस में होगा, ठोस में कहाँ हो जाएगा, ठोस में सबसे कम, गैस में सबसे अधिक, अब बीच में द्रव आ जाएगा। फिर घनत्व देखेंगे तो ठोस का अधिक होगा, काहे कि द्रव्यमान सबसे अधिक उसी का रहेगा, तो इसीलिए घनत्व ठोस का सबसे कम किसका, गैस का घनत्व। फिर अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक, फिर प्रत्यास्था, संसंजक बल, विसरण, ये सब है। तो देखो अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस का सबसे अधिक, जो भी हम लोग चर्चा भी किए, और गैस का सबसे कम। कारण क्या होता है, उसका अणु दूसरा जो है ठोस में सटा रहेगा, और जितना नज़दीक रहेगा तो बल अधिक होगा, और गैस का सबसे कण जो है दूर दूर रहेगा, तो दोनों के बीच में जो बल लगेगा तो कमज़ोर बल ना लगेगा, तो इसीलिए अंतराण्विक स्थान के कारण क्या होगा, बल भी क्या होता है, कम और ज़्यादा हो जाएगा। अगर सटा रहेगा तो अधिक बल लगेगा, दूर हट जाएगा तो बल कम लगेगा, तो वही हो गया। अब प्रत्यास्था देखेंगे तो ठोस, प्रत्यास्था क्या होता है, यानी कि वैसा बल जो कि गुण है, प्रत्यास्था वस्तु में क्या होता है, गुण, यानी कि जो अपना विरोध का क्या करता है, यानी कि जो उसका परिवर्तन का विरोध करेगा। जैसे हम लोग कोई बल लगा के किसी का आकार चेंज करेंगे तो उसका जो विरोध करेगा उस वस्तु, जैसे हम ही लोग को कोई धकेलेगा तो हम लोग का भी गुण है ना कि उसको धकेलेंगे, जैसे दीवाले को धकेलेंगे, दीवार हम लोग पे धकेलेगा, न्यूटन का 3rd लॉ है। वही गुण जब पदार्थ में स्वतः रहेगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्था, यानी कि अपने परिवर्तन का जो विरोध करेगा वही हो गया प्रत्यास्था।
तो सबसे अधिक कौन परिवर्तन कर सकता है? ठोस। द्रव को करेंगे तो द्रव ज़्यादा परिवर्तन नहीं करेगा, और गैस तो कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत कम मात्रा में करेगा। तो मतलब सबसे कम किसका हो जाएगा? गैस का। और सबसे अधिक ठोस का, और द्रव का बीच में। द्रव सब में बीचे में है, ठोस होगा या अधिक, या तो नहीं तो गैस होगा। फिर श्वसनजक बल, वही बल ठोस में अधिक, गैस में कम। फिर विसरण अगर देखेंगे तो गैस में सबसे अधिक विसरण, और द्रव में बीच में, और ठोस में सबसे कम। ये हो गया। नोट में ठोस, द्रव, गैस के अलावा पदार्थ की दो अवस्था होती है, एक प्लाज्मा, एक होता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। अगर यदि प्लाज्मा में देखेंगे, प्लाज्मा में क्या होता है? उसका जो कण होगा ना आपस में, उसमें चार्ज होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो इसमें हो गया प्लाज्मा में कोई निश्चित आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। जिस तरह गैस का होता है आकार और आयतन निश्चित नहीं होता, उसी तरह इसका भी हो जाएगा। प्लाज्मा का पहचान सबसे पहले कौन किया था? विलियम क्रूप्स। कब किया था? 1879 में। लेकिन प्लाज्मा नाम इरविन लेग्यूम्यूडर ने दिया था। यह पदार्थ का चौथी अवस्था हो गया, और इसका ना तापमान सबसे अधिक, इसका एक विशेषता हो गया। प्लाज्मा चौथी अवस्था है, उसका क्या होता है? प्लाज्मा बहुत उच्च ताप क्या रहेगा? उच्च रहेगा, 20,000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य एवं तारों में जो उष्मा का जो उत्पन्न जो होता है या उत्सर्जन होता है, किसके कारण? यही प्लाज्मा अवस्था के कारण। इसमें ना जैसे ही क्या होता है, इसमें प्लस माइनस चार्ज होने के कारण जो क्या होता है, आपस में ना चमकते रहता। आकाश में दिखता उल्कापिंड सब जो चमकता है ना, यही प्लाज्मा अवस्था के कारण। ताकि इसमें प्लस और माइनस चार्ज रहेगा, प्लस जब आपस में टकराएगा तो क्या होता है? चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। फिर माइनस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है। इसमें कुछ दिया नहीं, लेकिन इसमें देखो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या, यह फिफ्थ अवस्था हो गया, पाँचवीं अवस्था। इसमें देखो यह बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है बनता कब है? तो कम घनत्व वाले बोसोन गैस को परम शून्य ताप पर जब ठंडा करेंगे ना, तो कोई भी अवस्था रहेगा, ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा, तो उसमें चेंज किस में हो जाएगा? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। मतलब कब? परम शून्य ताप। परम शून्य ताप किसको बोलेंगे? अगर डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे तो -273 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में बोलेंगे तो 0। इसमें क्या होता है? पदार्थ का गति जो है ना शून्य हो जाता है। कितनों गैस है ना तो शून्य हो जाएगा, गति थोड़ा सा भी नहीं करेगा, हिलडोल। तो इसी अवस्था को क्या बोलेंगे? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या पाँचवीं अवस्था। और इसमें परमाणु की गति बंद हो जाता है, बस यही चीज़ है। सबसे निम्न ताप हो जाएगा पाँचवा में, और सबसे उच्च ताप हो जाएगा प्लाज्मा में। ठीक है, यही डिफरेंट। इस बार बिहार दरोगा का भी क्वेश्चन था। उसके पदार्थ में होने वाला परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक। भौतिक परिवर्तन किसको बोलेंगे? जो परिवर्तन होगा और फिर पूर्व अवस्था में आ जाएगा, इसको बोलेंगे भौतिक। जो बदलता है और पूर्व में आ जाएगा उसको भौतिक, और जो बदल के पूर्व अवस्था में नहीं लौटता उसको रासायनिक। जैसे अगर किसी पदार्थ का पिघलना रहेगा तो वो हो गया भौतिक, पिघल के उसको फिर ठोस जमा देंगे। अब फिर क्या होगा? अगर जलिए गया, मान के लो यही किताबें है, जल जाएगा राख, फिर ये किताब बन पाएगा? नहीं ना बन पाएगा। फिर मान के लो यही पेपर है, इसको क्या करेंगे? गला उला लेंगे, फिर दूसरा पेपर बन जाएगा ना, भले ऐसा नहीं बनेगा, पेपर बन जाएगा। इसलिए ना जो कूड़ा जो कचरा रहता है या पुराना रफ कॉपी सब जो लेके जाता है, तो उसको गला के फिर से पेपर बना लिया जाता है। यानी गलेगा तो फिर वो हो गया भौतिक, और जल जाएगा तो रासायनिक हो जाएगा। बहुत सारा उदाहरण दिया है। जैसे भौतिक का देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ़ का बनना, मोमबत्ती का पिघलना। लेकिन वही देखो, मोमबत्ती का जलना रासायनिक में हो गया। मक्खन का खट्टा होना, अगरबत्ती का जलना जैसे ही वर्ड आएगा, एक होता है वर्ड को पकड़ लेना, जलना और पिघलना। पिघलना रहेगा किसी भी रहेगा तो भौतिक, और जलना जैसे ही लगेगा तो रासायनिक। जैसे खाना का पचना भी रासायनिक क्रिया है। जैसे हम लोग खाना खाए, पच के क्या होता है, खाना का जब पाचन होता है तो छोटा छोटा अणु में बदल जाता है, और उससे हम लोग का जितना भी रासायनिक प्रोडक्ट है, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, वो सब लेके हम लोग का ATP ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, जो अपशिष्ट बचता है मल के रूप में निकल जाता है। ये हो गया चेंज। अब लोहा पे जंग लगना एक प्रकार कैसा है? रासायनिक अभिक्रिया। इस पर क्या होता है? लोहा पर जब जंग लगेगा तो इसका सूत्र क्या होता है? Fe2O3 होता है। और इस पे जो है रंग भूरा रंग का हो जाता है, और इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोला जाता है। लोहा में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव को 3 भागों में वर्गीकृत, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व हो गया क्या? शुद्ध पदार्थ में मुख्यतः 2 प्रकार के, एक तत्व और यौगिक। शुद्ध पदार्थ में बोलेंगे तो तत्व और यौगिक आएगा, और तत्व में हम लोग अभी देख चुके थे 3 प्रकार।
तत्व में कौन कौन? धातु, अधातु और उपधातु। तत्व को 3 भागों में। अब यौगिक में होता है बहुत सारा यौगिक हो जाएगा, अलग अलग मिश्रण, जैसे जल एक प्रकार का यौगिक है, और जैसे मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब क्या है? यौगिक है ना, निश्चित अनुपात में। तो अब जैसे तत्व देखो, तत्व वह शुद्ध पदार्थ जिसे तोड़कर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित नहीं करेंगे। मतलब हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन को कितनों भाग में तोड़ देंगे? 2 भाग में तोड़ेंगे, 2 को 4 में चेंज कर देंगे, 10 में, उसका जितना स्क्वायर क्यूब करना है कर दो, लेकिन गुण कभी बदलेगा? हमेशा हाइड्रोजन का एक कण लेंगे तो हाइड्रोजन वाला गुण प्रदर्शित करेगा। तो वही हो गया, यानी शुद्ध रूप है और उसको कितनों भाग में तोड़ेंगे तो अलग नहीं होगा, हाइड्रोजन रहेगा तो हाइड्रोजन ही रहेगा। ये हो गया तत्व। वह सूक्ष्मतम कण, तत्वों के सूक्ष्मतम कण को हम लोग परमाणु बोलते हैं। मतलब जैसे हाइड्रोजन का 2 परमाणु मिला के हाइड्रोजन बनेगा। सिंगल गैस हमेशा 2 परमाणु मिल के होता है, जैसे हम लोग H2 बोलते हैं, ऑक्सीजन O2 बोलते हैं, नाइट्रोजन N2 बोलते हैं। गैस हमेशा द्विपरमाणु, जैसे अभी परमाणुकता पढ़ेंगे ना, तो इसी में जैसे आर्गन अक्रिय गैस रहेगा तो अकेले रहता है, आर्गन का तो आर्गन ही रहता। कभी Ar2 लिखते हैं ना लिखते हैं, सिर्फ आर्गन लिखते हैं। जैसे हीलियम बोलेंगे तो अक्रिय है तो He भी सिर्फ लिख देते हैं। लेकिन वही चीज़ जब हाइड्रोजन जब लिखेंगे तो H2 लिखा जाता है, ऑक्सीजन लिखेंगे तो O2 लिखेंगे। तो वही हो गया। तो तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या हो गया? परमाणु। तत्व फिर 3 भाग में, धातु, अधातु, उपधातु में बटा गया था। और इसमें जो है ना खोजा गया अंतिम तत्व कौन है? जैसे टोटल तत्व 118, पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी में जो 118 है, जिसमें 92 हो गया प्राकृतिक, और अंतिम तत्व जो खोजा गया है क्या है? अनुसेप्टियम। अनुसेप्टियम। भूपर पट्टी में अगर देखेंगे तत्वों का घटते हुए क्रम में सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है भूपर पट्टी में, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, उसके बाद कैल्शियम। सबसे अधिक हो गया ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद आयरन, उसके बाद कैल्शियम। अगर धातु में सबसे अधिक बोलेगा तो एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा, उसके बाद कैल्शियम। धातु का हो गया एल्युमिनियम, कैल्शियम, उसके बाद एल्युमिनियम, आयरन और कैल्शियम, 3 ठो। अगर ये तत्व में बोलेगा सबसे अधिक तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद उपधातु में बोलेगा तो सिलिकॉन। उपधातु हो गया क्या? सिलिकॉन। और एल्युमिनियम आ जाता है धातु। फिर अगर यदि भूपर पट्टी में धातुओं का क्रम यहाँ वही दिया ना, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम और सोडियम। फिर अब यहाँ देखते हैं मानव शरीर में अगर तत्व देखेंगे तो ऑक्सीजन होता है, उसमें भूपर पट्टी में भी सबसे तत्व अधिक ऑक्सीजन, और मानव शरीर में भी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद आ जाता है कार्बन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद तब कैल्शियम। उसमें भी 5वां नंबर में कैल्शियम था, इसमें भी 5वां नंबर। तो क्या क्या हो गया? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम। ये हो गया। अगर सबसे कम बोलेंगे तो मैग्नीज पाया जाता है, मानव शरीर में सबसे कम तब पाया जाने वाला मैग्नीज। अब यौगिक देखो शुद्ध पदार्थ है, क्या कि यहाँ हम लोग देखें ना शुद्ध पदार्थ कौन कौन होता है? तत्व और यौगिक। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो क्या होगा? यौगिक। 2 या 2 से अधिक तत्व, 1 या 1 से अधिक परमाणु मिलेगा तो तत्व बनेगा, और जब तत्व को मिला देंगे तो यौगिक। यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उसका गुण उसमें विद्यमान नहीं होता। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेंगे, हाइड्रोजन का 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु लेंगे और मिलाएंगे तो ऑक्सीकरण का अभिक्रिया होगा, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाइड्रोजन जल जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाइड्रोजन क्या होता है? जलता है, और जल कर क्या बनता है? जल बना लेता है। तो देखो हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन जब मिलने के बाद जब बन गया जल, ये सब गैस है, वो बन जाता है द्रव। गुण भी चेंज हो जाता है ना, पूरा एकदम टोटली चेंज हो जाएगा। यौगिक जैसे ही बनेगा ना, जो मूल तत्व का जो गुण होगा, और यौगिक बनने के बाद उसका गुण पूरा मूल तत्व से क्या होगा? पूरा डिफरेंट हो जाएगा। वही हो गया। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु बोलते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु बोलेंगे, और तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु। ठीक है, तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु बोलेंगे। सम अणु होता है कि मतलब समान अणु, जैसे हाइड्रोजन H2 लेंगे, ऑक्सीजन O2 लेंगे, ओजोन ले लेंगे O3, मतलब ऑक्सीजन का ही मिल के बना है 3 अणु, तो ये हो गया सम अणु। अभी सम अणु मतलब हो गया दूसरा चीज़, जैसे जल ही हम लोग बोले तो अणु है ना, जल का कितना अणु? 1 अणु, जल का 1 अणु। इसीलिए तो बोला गया है यौगिक का सूक्ष्मतम कण को अणु बोलते हैं। जैसे जल का 1 अणु लेंगे तो यौगिक का सूक्ष्मतम कण को अणु, तो उसमें से
एक अणु में कितना हाइड्रोजन 2 ठो होता है, ऑक्सीजन 1 होता है, तो मतलब अलग अलग। तो इसी में अलग अलग परमाणु जब मिल के बनाएगा तो उसको बोलेंगे विषम। और जब समान टाइप का परमाणु मिल के बनाएगा या अणु मिल के बनाएगा तो उसको सम अणु बोलेंगे। उदाहरण जैसे जल हो गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। परमाणुकता हो गया क्या, जितना परमाणु मौजूद रहेगा, कोई भी सूत्र रहेगा उसमें जितना परमाणु मौजूद रहेगा उसी को परमाणुकता होता है। परमाणुकता मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। एक हो गया एकल, द्वि, त्रि और चतुर्थ। चतुर्थ को ही या तो बहुलक बोलते हैं, ठीक है, बहु परमाणुक बोलते हैं। तो एक में जितना भी अक्रिय गैस है तो एकल वाला होगा, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या हो गया, एकल परमाणु। इसको किसी से अभिक्रिया करने का मतलब है तो अकेले रहता है। और जैसे ही गैस जाएंगे ना वो अकेले रह नहीं करता। जैसे देखो H2 बोलेंगे वो द्वि हो गया, ऑक्सीजन बोलेंगे तो द्वि हो गया। फिर त्रि जब बोलेंगे तो अमोनिया लेगा तो NH3 होता है, नहीं NH3 जब लेंगे तो वो हो जाएगा 4th हो जाएगा बहुलक। लेकिन वही जल ले लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, त्रिक हो जाएगा। मतलब 3 ठो परमाणु है तो त्रिक, 4 रहेगा तो बहुल, चतुर्थ या बहुलक जो बोले इस तरह। अब जल के बारे में कुछ दिया है, यह एक यौगिक है। इसका अणु में जैसे अगर बोलेंगे तो 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अनुपात देखेंगे, अणु हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। अगर भार के अनुपात में देखेंगे तो हाइड्रोजन का कितना भार होगा 2, ऑक्सीजन का 16, अब कट के आ जाएगा 1:8। फिर परमाणु की संख्या 3 और उसका तत्वों की संख्या 2 है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व है। फिर क्वथनांक होगा कितना 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और कैल्शियम में बोलेंगे तो हाँ, केल्विन में 373। और फिर रोमन में 80 रोमन। फिर वही हिमांक बोलेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री, 273 केल्विन, और रोमन में 0 हो गया। मिश्रण, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी एक अनुपात में मिला दिया जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रण। कोई निश्चित अनुपात नहीं होगा, किसी भी अनुपात में मिला देंगे और मिश्रण बन गया तो उसको मिश्रण। लेकिन यौगिक में क्या होता है, निश्चित वर्ड लग जाएगा तो यौगिक, अगर यदि निश्चित नहीं लगा तो मिश्रण। मिश्रण की संरचना तय नहीं हो सकता, काहे कोई अनुपात तो होता नहीं। एक प्रकार ढेर उड़ नहीं होता, जैसे धान चावल का ढेर है, कुछ अनुपात में मिला दो तो हो गया मिश्रण। जैसे इसमें पीतल, कांसा, नाइक्रोम आदि मिश्र धातु जो हम लोग पढ़ते हैं ना 10-12 ठो है। पीतल है, तांबा है, ब्रोंज है, गन मेटल है, झूठा कॉपर पायराइट, गन मेटल, मुंज मेटल, ये सब क्या है, मिश्र धातु है ना। तो ये सब हो गया मिश्रण। इसी में आता है एक समांगी मिश्रण और विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण रहेगा कि इसमें ना एक तत्व लेंगे या दूसरा तत्व, या एक पदार्थ या दूसरा पदार्थ का कण आपस में एक दूसरे का अणु ना अच्छी तरह से मिला हुआ रहेगा तो समांग हो गया। और जब विलयन पता निकालेंगे ना तो प्रत्येक जगह से जितना निकालेंगे सब जगह अलग अलग यानी समान मात्रा में रहेगा तो उसको समांग बोलेंगे। वही चीज़ दिया, जिस मिश्रण में प्रत्येक भाग के सभी गुण एक समान होते हैं तो समांग मिश्रण। या नहीं तो दूसरा, 2 या 2 से अधिक मिश्र द्रव का मिश्रण को समांगी होता है जब चीनी या नमक का मिश्रण। जैसे देखो, एक लोटा इस जगह से या एक मग या एक गिलास निकालेंगे उतना ही रहेगा, दूसरे जगह से भी निकालेंगे उतना ही। लेकिन वही विषमांग में नाला का पानी निकाल दो, नाला का पानी में कहीं से निकालेगा, ऊपर वाला निकालेगा तो क्या होता है, एकदम साफ होता है। अब वही अंदर से निकालेगा तो धूलकण रहेगा, अलग अलग रहेगा तो विषमांगी। यानी कि जिस मिश्रण में प्रत्येक भाग के गुण समान नहीं होते हैं उसे विषमांगी मिश्रण बोलेंगे। प्रत्येक भाग का जो गुण क्या होगा अलग अलग तो विषमांगी। जैसे रेत एवं जल का, पेट्रोल जल का, दूध मिश्रण, ये सब हो गया। अधिकांश मिश्रण क्या होगा, विषमांगी होगा। और विलयन और मिश्र धातु, विलयन और मिश्र धातु क्या होगा, समांगी। मतलब लगभग सेम ही रहता है। जैसे आप पीतल लेंगे तो 90% देना पड़ता है, 10% देना पड़ता है टी। कॉपर कितना परसेंट, पीतल में 90%, 3-10%। गन कॉपर पायराइड बोलते हैं या झूठा सोना जो बोलते हैं, 90% रहता है कॉपर और 10% 10% तीना एल्युमिनियम रहता है, कॉपर और एल्युमिनियम। अब यहाँ तत्व हो गया क्या, एकल सूत्र होता है। तत्व में क्या होगा, एकल सूत्र। जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। यौगिक में होगा कम से कम 2, एक या एक से अधिक सूत्र। जैसे
कार्बन डाइऑक्साइड, जल लेंगे, अमोनिया ले लेंगे, एक से अधिक रहेगा तो वो हो गया यौगिक। अब मिश्रण हो गया कोई सूत्र, मिश्रण का कोई सूत्र नहीं, यौगिक का सूत्र होता है और तत्व का क्या होता है, एक सिर्फ एक ही में रहेगा। एस.के. झा सर का साइंस का पहला चैप्टर का था छोटी छोटी मगर मोटी बातें का, इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 नेक्स्ट डे डाल दिया जाएगा, देख लीजिएगा। इस तरह इस वीडियो को यहीं रखते हैं, धन्यवाद।